नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आज वोटिंग से पहले राहुल गांधी की अपील, कहा तमाम कार्यकर्ता सतर्क रहना, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, आप लोग हमारे बब्बर शेर हो। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की फूली सांसें, पहले चरण के चुनाव में ही दोस्तों बीजेपी को नज़र आ रही है हार, इंडिया गठबंधन हर जगह मजबूत। क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय सिंह बोले भाजपा तेरी बीजेपी मैली हो गई। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और कंगना रावत पर निकाली विक्रमादित्य ने भड़ास, कहा बरसात की मेंढक है कंगना रावत, टरटरा रही हैं, कुछ दिन बाद मुंबई पहुंच जाएंगी, आजकल उनकी फिल्में नहीं चल रही हैं। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, कहा प्रधानमंत्री से भ्रष्ट इस देश में कोई और नहीं है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे भ्रष्टाचार के सरगना है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी इस देश में और कोई नहीं है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से भी अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है चुनाव और हर जगह इंडिया गठबंधन को बढ़त है। राहुल गांधी ने कहा कि बस हम अपने कार्यकर्ताओं से ये उम्मीद करते हैं कि वो पूरी अपनी जान लगा देंगे और हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होते हैं। और उन लोग से हमारी अपील है कि वो लोग जो यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूती से इस चुनाव को लड़ें। आपको बता दें चले राहुल गांधी ने जमकर तारीफ़ की कार्यकर्ताओं की। आज पहले चरण का चुनाव है दोस्तों, और पहले चरण के चुनाव में ये बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर आज पता चल जाएगा दोस्तों। पहले ही चरण के चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है दोस्तों। देश को बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि 4 जून को फैसला आ जाएगा कि फ़िलहाल जो है यहाँ पर कौन चुनाव जीत रहा है दोस्तों। ये चुनाव न सिर्फ आपका है न मेरा, ये चुनाव दोस्तों देश के लोकतंत्र को बचाने का है और चुनाव से पहले ही हिंदू मुसलमान भी शुरू हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े दोस्तों जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों और ख़ास करके युवाओं का सपना तोड़ा है, बेरोजगारों की उम्मीदें तोड़ी हैं। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं रखता है, क्योंकि सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रही है। अखिलेश ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि पहले चरण के चुनाव में ही इंडिया गठबंधन बढ़त बना लेगा। यही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उन्होंने एसटी हसन का टिकट नहीं काटा, बल्कि एसटी हसन ने खुद ने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, यहाँ से वो किसी और को उतारना चाहते हैं अब की बार। आपको बता दें एसटी हसन हमेशा चुनाव जीतते हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने खुद ने कहा था कि उनको यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि दोस्तों ये लोकसभा की सीट है और लोकसभा की सीटों में इस बार बड़ी ही दिमाग लगाकर सारे के सारे इंडिया गठबंधन के हिस्सेदारों ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल चुनाव से पहले फिर से ईवीएम पर उठा मुद्दा। इधर पहले वोटिंग की चरण की चुनाव हो रही है, उधर ईवीएम गिनती को लेकर राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर बोला हमला। दरअसल आपको बता दें चले राहुल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि फिलहाल ईवीएम के वोटों की गिनती हो। राहुल ने कहा जो वोट है वो ईवीएम में नहीं पर्ची में है। हमने कहा कि अगर आप ईवीएम नहीं हटाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पर्ची वीवीपैट के अंदर गिरती है उन पर्चियों का 100% मिलान हो, उसको अलग एक बॉक्स में डाला जाए, उनको मतदाताओं के हाथ में दिया जाए उस पर्ची को को उन्होंने वोट डाला है, और उस पर्ची को दोस्तों एक बॉक्स में डलवाया जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, उसको बॉक्स में डलवाने के बाद ये साफ पता चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन जानबूझकर दोस्तों यहाँ पर ये किया जा रहा है कि फ़िलहाल उस पर्ची को हटवाया जा रहा है, और पर्ची की जो बात है दोस्तों अब तक कोर्ट में, क्योंकि इस पर सुनवाई भी चल रही थी, ऐसे में राहुल गांधी ने फिर से ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जानबूझकर चुनाव आयोग हमारी बात नहीं मान रहा, और चुनाव आयोग कह रहा कि नहीं भैया हम तो गिनती नहीं करेंगे। तो आप साफ समझ सकते हैं दोस्तों कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। ईवीएम इस देश का एक सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए बन गया है दोस्तों क्योंकि 2024 की जो चुनाव है वो कोई आम चुनाव नहीं। अब आज पहले चरण का चुनाव है, ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर अभी भी लोगों के दिमाग में वही संदेह रहेगा
कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। भाई जब पर्ची निकालने में क्या प्रॉब्लम है? चुनाव आयोग कहता है कि ऐसे तो हम फिर से पर्ची गिनने में हमें टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा? 2 दिन ज़्यादा लगेंगे, 4 दिन ज़्यादा लगेंगे। आप 1 हफ़्ता ले लीजिए, 1 हफ़्ता आप लीजिए और 1 हफ़्ता ज़्यादा लगाइए गिनती में, लेकिन कम से कम जो मतदाता हैं, जो वोट देते हैं, उसको ये तो वो होगा भरोसा कि हम जो वोट दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जगह जा रहा है। आप समझिए दोस्तों, चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो बीजेपी के चुने हुए हैं, इसलिए दोस्तों बीजेपी के कहने पर ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिससे विपक्ष को फ़ायदा हो। जाहिर सी बात है ईवीएम में गड़बड़ियाँ होती हैं, इसके कई प्रूफ सामने आए हैं और उसके बावजूद भी ईवीएम से ही चुनाव कराया जा रहा है और पर्ची का भी कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन धारा 144 लागू। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, ममता बनर्जी को पहले से ही पता था कि चुनाव से पहले बीजेपी ज़रूर दंगा कराएगी। आप सोचिए दोस्तों, ऐसा कैसे हो जाता है कि बस ममता बनर्जी के राज्य में ही पत्थरबाजी शुरू हो जाती है? और ये सब कुछ दोस्तों जो है जानबूझकर, आप समझ सकते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी जो भी बातें कर रहे थे और जो उन्होंने बातें कहीं, वो बातें ऐसे ही उन्होंने हवा में नहीं की। वो बातों का दोस्तों कोई ना कोई मतलब ज़रूर था और उन्हें पता था कि फ़िलहाल चुनाव से पहले क्या धांधली की जा सकती है, इसीलिए इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा भी था। और वही हुआ दोस्तों पश्चिम बंगाल में, जो ममता बनर्जी बोल रही थी एक दिन पहले से कि पश्चिम बंगाल में दंगे फैलाए जाएंगे। दोस्तों आप बीजेपी को कम मत समझिए, बीजेपी को पता होता है कब चुनाव आ रहा है और जानबूझकर वो हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए ये फैला देती है कि मुस्लिमों ने ऊपर छतों से पत्थर बरसाए रामनवमी के दिन, जबकि दोस्तों ये सच्चाई नहीं है। खुद बीजेपी के कार्यकर्ता और दोस्तों बीजेपी जिन लोगों को चुनती है वो लोग पत्थर बरसाते हैं दोस्तों, ताकि लोगों के मन में आए कि ये मुस्लिम है। जबकि दोस्तों आप समझिए, क्यों पश्चिम बंगाल में जब कार्रवाई होती है तो एक भी मुस्लिम का नाम नहीं आता है सामने कि उन्होंने जानबूझकर पत्थर बरसाए हैं। उल्टा दोस्तों बीजेपी से कनेक्शन निकलता है जो लोग ये दंगे वंगे फैलाते हैं। और ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु में हुआ। ये सिर्फ एक मामला नहीं है दोस्तों, ऐसा ही एक मामला बेंगलुरु में हुआ। बेंगलुरु में बताया जा रहा है 2 व्यक्ति को पीटा 3 लोगों ने पकड़कर और कहा कि जय श्री राम के नारे मत लगाओ, अल्लाह अकबर के नारे लगाओ। दोस्तों मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी मुसलमान ने किसी हिंदू भाई को पकड़कर पीटा हो और ये कहा हो कि जय श्री राम के नारे लगाओ। उल्टा ये ज़रूर होता है कि हिंदू भाई मॉब लिंचिंग कर देते हैं, मतलब हिंदू भाई तो नहीं करते हैं, लेकिन वो जो लोग अंधभक्त होते हैं दोस्तों, जो मोदी भक्त होते हैं, वो लोग मॉब लिंचिंग कर देते हैं और जय श्री राम के नारे भी लगवाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कैसी चालाकी चल रही है। जैसे ही चुनाव करीब आए उसने सोचा क्यों ना हिंदू मुसलमान कर दिया जाए, ताकि जो हिंदू वोटर्स हैं वो नाराज़ हो जाएं और उन्हें लगे कि ये भैया इसको तो वोट नहीं देंगे, हम बस बीजेपी को ही वोट देंगे। ये सब कुछ चालाकी अब जनता समझ चुकी है। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के संजय सिंह ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। संजय सिंह का कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की असलियत जनता के सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि फिर सिर्फ बीजेपी ने देश की जनता को लूटने का काम किया, यही नहीं, संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता सब कुछ देख रही है, ऐसा सब कुछ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। दोस्तों देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने की पूरी साजिशें की जा रही हैं ताकि देश का लोकतंत्र बर्बाद हो जाए। इसी को लेकर जो यहाँ पर ये सारी भड़ास संजय सिंह ने निकाली। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो देश में खास करके हिटलरशिप ले आए दोस्तों, डिक्टेटरशिप से देश को चलाया जाए। आपको बताते चलें कई देश ऐसे हैं जहाँ पर दोस्तों नाम को वोट तो डलते हैं, लेकिन दोस्तों वो कैंडिडेट जीत ही नहीं पाता है कभी जो विपक्ष के ख़िलाफ़ खड़ा होता है। यानी कि जैसे पुतिन के ख़िलाफ़ जो भी खड़ा होता है या तो मरवा दिया जाता है या उसको चुनाव हरवा दिया जाता है। ऐसा ही दोस्तों जो यहाँ पर साउथ कोरिया में होता है आपको पता ही है। तो तमाम चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ का लोकतंत्र कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो इसलिए कि इस देश की जनता कभी लोकतंत्र को ख़त्म होने नहीं देगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले। इस देश की जनता को पता है दोस्तों उसको क्या करना है, और भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं जानती दोस्तों बीजेपी के देश की जनता इस देश के संविधान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। बीजेपी चाहे कुछ भी करती रहे, लेकिन हमारे देश की जनता पर हमें पूरा भरोसा है कि वो देश का लोकतंत्र दोस्तों ज़रूर बचाएगी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गई दोस्तों ममता बनर्जी बोली बंगाल में दंगा फैलाने आती है बीजेपी, दंगा फैलाकर भाग जाती है। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर बंगाल में कुछ भी गड़बड़ की तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगी। अब बताया जा रहा है दोस्तों ममता बनर्जी रामनवमी पर पत्थरबाजी से गुस्सा है। उनका कहना है ये सब कुछ बीजेपी ने कराया है।
आपको बता दें चले, ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था। हालांकि अब की बार दोस्तों रामनवमी पर इतना ज़बरदस्त ममता बनर्जी ने टाइट सिक्योरिटी लगाई थी, उसके बाद भी एक जगह से, जहां से खास करके दोस्तों आप समझिए, जहां मुस्लिम बहुल इलाके से रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, वहां पर पत्थरबाजी हो गई, छत से पत्थर फेंके गए। दोस्तों आप समझिए, बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पर भाईचारे की मिसाल दी जाती है, और वहां पर दोस्तों खुद हिंदू भाई मुस्लिम जो हैं वो हिंदू भाइयों के लिए मूर्तियाँ बनाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा झूठ फैलाना कि मुस्लिमों ने पत्थरबाजी की, ये किसका काम हो सकता है आप अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल चुनाव से पहले बाबा साहब अम्बेडकर की संजय रावत को आई याद। संजय रावत बोले अगर इस देश के संविधान को बचाना है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को सुरक्षा करना है, तो फिलहाल बीजेपी को सत्ता से बाहर करो। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इस चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत जिक्र हो रहा है, और वो इसलिए भी हो रहा है दोस्तों क्योंकि बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी खास करके बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को बदलना चाहती है। और दोस्तों ये सिर्फ हवा में नहीं हो रही है बातें, बीजेपी के खुद के नेता ने ये कहा है कि हमें 400 सीटें जिता दो, हम बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को बदलना चाहते हैं। अब संविधान बदलने के लिए बीजेपी को 400 सीटें चाहिए। खैर वो सपना तो पूरा होने से रहा, बीजेपी 180 से भी कम पर सिमट जाएगी। अगर बीजेपी सत्ता से चली गई दोस्तों, तो वो संविधान तो छोड़ो, वो तो खैर बदल ही नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों बीजेपी के जो काले कारनामों की लिस्ट विपक्ष ने तैयार करके रखी है, उसके लिए बीजेपी क्या करेगी दोस्तों, क्योंकि जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं दोस्तों, उन सब का सच बाहर आएगा। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी ही चालाकी बरत ले, लेकिन दोस्तों जब सच सामने आएगा तो बीजेपी उस सच को छुपा नहीं पाएगी। जिन लोगों ने लिया और दिया है दोस्तों, उनकी पूरी डिटेल विपक्ष के पास है। विपक्ष जैसे ही सत्ता में आएगा, भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों नानी याद दिलाने का काम करेगा, क्योंकि जो बीजेपी ने ईडी और सीबीआई के ज़रिए विपक्ष को परेशान किया है दोस्तों, उसका खामियाजा खास करके बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री पूरी जी जान से ताकत लगा रहे हैं कि वो दोस्तों तीसरी बार भी सत्ता में आ जाएं और बीजेपी कार्रवाई से बच जाए। इसीलिए बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है दोस्तों, पूरी अपनी जान लगा रही है चुनाव जीतने में। हालांकि इस बार दोस्तों आप समझिए इंडिया गठबंधन की हवा है, लेकिन बीजेपी के पास दोस्तों पैसा, छल बल, चुनाव आयोग में बीजेपी के लोग, ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के लोग दोस्तों, तमाम जगह बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों कि वो किसी तरीके से इस चुनाव को जीत जाए, ताकि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी सत्ता में आ जाए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि देश की जनता न सिर्फ नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करेगी, बल्कि दोस्तों देश की जनता ये बता देगी कि इस देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उससे बड़ा और कुछ नहीं। क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की ABCD यहीं पर ख़त्म करना है आपको और हमें, क्योंकि अब देश का संविधान दोस्तों बदलने का समय आ गया है। देश के जो लोग संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बदलने का समय आ गया है। और इसीलिए 2024 का ये चुनाव दोस्तों बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस सरकार को सबक ज़रूर सिखाएं दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो देश को तोड़ने का काम करती है। अगर बीजेपी अच्छे से राजनीति करती तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी दोस्तों, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांटा, और ये राजनीति ख़तरनाक है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी कभी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ सकती, उसको चुनाव लड़ने के लिए हमेशा हिंदू मुसलमान की ज़रूरत है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। असदुद्दीन ओवैसी को लपेटे में लेते हुए ओवैसी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़ सकती है, लेकिन वो मुद्दों पे नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान पर ही चुनाव लड़ती है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मांस, मच्छी और मटन का जिक्र लिया है, लेकिन इस देश के युवा बेरोजगार का जिक्र अपने एक भी रैली में नहीं लाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किसी को भी 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी, जबकि प्रधानमंत्री ने तो ये कहा था कि वह हर साल, यानी कि दोस्तों हर साल के हिसाब से 5 साल की कितनी हुई, 10 करोड़ नौकरी, और 10 साल की हुई 20 करोड़ नौकरियां, यानी कि दोस्तों 20 करोड़ लोगों को अब तक नौकरी मिल जाना चाहिए थी। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ दोस्तों, 20 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री ने नौकरी नहीं दी। उल्टा अब जब विपक्ष ने अपने घोषणा पत्र में ये ऐलान किया है कि वो इंडिया गठबंधन जो है दोस्तों, वो खास कर वो देगा लोगों को नौकरियाँ, पहली कैबिनेट में 30 लाख पद भर दिए जाएंगे, तो बीजेपी को मिर्ची लग रही है। बीजेपी कह रही है ऐसा कौन सा
विपक्ष के पास जो है जादू है जो वो एक ही झटके में देश की गरीबी को मिटा देगा। दोस्तों धीरे धीरे कर ही देश की गरीबी मिटती है। जाहिर सी बात है, हर महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपए आएगा, यानी कि 8,000 रुपये महीना। हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपये महीना। ऐसे में दोस्तों धीरे धीरे कर देश संभलना शुरू होगा। 30 लाख पदों पर नौकरियां भरी जाएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों पेपर लीक की एक बहुत बड़ी समस्या, ये आप भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये विपक्ष सिर्फ हवा में बातें कर रहा है। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों इस देश का, और इसीलिए विपक्ष उस मुद्दे को बार बार उठाता है। विपक्ष बार बार कहता है कि भैया इस पर बात होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक इस देश के लिए ख़तरनाक हो चुका है और इस पर बात होनी भी चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, कंगना रनावत पर भड़क गए विक्रमादित्य सिंह। कंगना रनावत पर भड़कते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कंगना रनावत एक बरसात का मेंढक है जो टरटरा रही हैं। जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा वैसे ही वापस मुंबई पहुंच जाएंगी। दरअसल आपको बताते चले, विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनावत की जो है कमज़ोर नब्ज़ पे हाथ रखते हुए कहा कि आजकल उनकी फ़िल्में चल नहीं रही हैं, सारी फ़िल्में फ्लॉप हो गई हैं। इसीलिए कंगना रनावत जो है वो राजनीति में अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कंगना रनावत सिर्फ बारिश का टरटराने वाला मेंढक है जो कुछ दिन टरटर करेगा और फिर वापस से जाकर वहीं पर मुंबई में बैठ जाएगा। दोस्तों सीधी सी बात यह है कि इस बार जो है यहाँ पर कंगना रनावत को मंडी विधानसभा सीट से खड़ा किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि हिमाचल की जनता कंगना रनावत को आईना दिखाकर वापस मुंबई भेजेगी हराकर। और दोस्तों अगर कंगना हारेगी ना, हालांकि पूरी बीजेपी हारने वाली है, लेकिन कंगना भी हारेगी तो एक अलग ही मज़ा आएगा दोस्तों। क्योंकि क्या है ना कि जो लोग ज़्यादा बड़े बड़े बोल बोलते हैं, जब वो लोग हारते हैं तो उन्हें देखने में बहुत मज़ा आता है। और यही कारण है जो अब बीजेपी को दोस्तों इस बात की भी चिंता है कि हमारी कंगना दीदी का क्या होगा। खैर कंगना दीदी का जो भी हो दोस्तों, लेकिन बीजेपी का तो एक ही होगा और वो होगा टाटा बाय बाय। देश की जनता ने तय कर लिया है कि वो लोग सत्ता में नहीं रहेंगे जो देश को तोड़ रहा है। देश में दोस्तों वो लोग रहेंगे जो देश को जोड़ रहा है, जो भाईचारा फैला रहा है, जो प्यार मोहब्बत फैला रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तो सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों, और वो दुनिया देख रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ या आप सुन रहा हूँ। बीजेपी पूरी कोशिश करती है दोस्तों कि देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ भूल चुकी है कि हमारा देश दोस्तों लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र कभी ख़त्म नहीं हो सकता और हमेशा लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों। जो है यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला बोले, चुनाव आयोग ने मुझे 48 घंटे के लिए बैन किया था। इसका सीधा मतलब ये है कि चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाइयाँ करता है, बीजेपी के नेताओं पर नहीं। दरअसल दोस्तों हेमा मालिनी वाले बयान पर रणदीप सुरजेवाला को 48 घंटे के लिए बैन कर दिया गया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुलेआम, दोस्तों आप समझिए, खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, तो इनके बारे में क्या राय है चुनाव आयोग की? इन पर एक्शन क्यों नहीं लेता? आपको याद होगा एक पत्रकार ने ये पूछा भी था चुनाव आयोग से कि आप हमेशा बीजेपी को छोड़ देते हो और विपक्ष के ऊपर एक्शन लेते हो, आप ऐसा क्यों? दोस्तों साफ दिखाई देता है कि फ़िलहाल चुनाव आयोग के पास कोई सवाल का जवाब नहीं होता, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुका है। बीजेपी का हमदर्द बन चुका है चुनाव आयोग, इसलिए अब वो बीजेपी की पक्षपातता करता रहता है। लेकिन आने वाले समय में एक चीज़ तो साफ है कि देश की जनता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने वाली है, और ये बात आप भी समझ चुके हो और हम भी। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले, देश की जनता ने सोच लिया है, देश में बदलाव होने जा रहा है और इस बदलाव में दोस्तों देश का बहुत बड़ा फ़ायदा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग बीजेपी की मुखालफत करते हैं, जो बीजेपी का साथ देते हैं दोस्तों, उनको अब समझ में आ जाएगा कि बीजेपी इस देश के लिए सही नहीं थी। क्योंकि इंडिया गठबंधन जीत के बाद दोस्तों पहले ही कैबिनेट में इतने बड़े बड़े ऐलान करेगा, और दोस्तों वो चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐलान कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री की तरह, वो लोग वादा करेंगे, उन वादों को पूरा भी करेंगे दोस्तों। हमने तो पहले भी कहा है कि इन वादों को पूरा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये देश का वादा है दोस्तों। हमारा देश आज जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता झूठ फैलाने में लगे हुए हैं, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने जो देश में एक नई मुहिम छेड़ी है वो भी बहुत लायक है। इसी को लेकर तेजस्वी ने साफ कहा है कि फ़िलहाल बीजेपी के वादे सिर्फ पिछली के बार की तरह जुमले हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के वादे पूरे किए जाएंगे। ये कोई जुमला नहीं, बल्कि दोस्तों इन वादों को पूरा करके हम दिखाएंगे। फ़िलहाल दोस्तों आप हमें बताइए कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, इंडिया को या एनडीए को?
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे